नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। काफ़ी लंबे अरसे से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि यूपीएससी का जो क्रैश कोर्स है वो शुरू किया जाएगा एंड फाइनली वी आर बिगिनिंग द यूपीएससी 2021 क्रैश कोर्स। और इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स का जो टारगेट है वो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यूपीएससी का जो आईएएस के लिए एग्ज़ामिनेशन होता है या फिर जो सीएसई एग्ज़ामिनेशन होता है वही पर्टिकुलर एग्ज़ाम इस पर्टिकुलर सीरीज़ का टारगेट है। हालांकि इसके अलावा यदि आप लोग किसी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में भी आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स आखिरकार वहाँ पर भी पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स को पढ़ाया जाएगा। जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है जो कि हम यहाँ पे कवरेज करने वाले हैं, दैट इज़ बेसिकली जून 2020 से लेकर के हम यहाँ पे कवर करेंगे इस साल का मई 2021 तक के सभी करंट अफेयर्स। बेसिकली आपका पूरे एक साल की तैयारी इस पर्टिकुलर सीरीज़ में करवा दी जाएगी। और रही बात इस वीडियो की, तो हम यहाँ पे जो शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ पर हम बिगिनिंग कर रहे हैं विद द टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेट नंबर 1 है। टू बी मोर प्रिसाइज, मैं पहले के शुरुआती सेट्स में जो डिस्कशंस करने वाला हूँ दे विल बी डीलिंग विद न्यायपालिका के साथ। जुडिशरी के जो टॉपिक्स हैं, जो मुद्दे हैं, वो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध, राइट। देखिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ ये वाले टॉपिक्स तो कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं वीडियो को शुरू करूँगा विद रिस्पेक्ट टू कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से होते हैं जो कि आपको जुडिशरी के बारे में मालूम होने चाहिए। ये जो आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जो हम समझते हैं न्यायपालिका के साथ संबंध रखते हैं और आपको मालूम ही होने चाहिए। और इसके पीछे के कुछ कारण भी हैं, वो भी आपको बताऊँगा, क्योंकि अब यूपीएससी डायरेक्टली आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछने लग चुकी है। इनफैक्ट जस्ट ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2019 की ही बात है जब यूपीएससी ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। और उसके पहले भी सवाल आ चुके हैं। आई थिंक 2013 में एक सवाल आया था जब डायरेक्टली पूछा गया था रिगार्डिंग वन पर्टिकुलर आर्टिकल। और ये दोनों के दोनों सवाल जो मैं बोल रहा हूँ जुडिशरी के ही टॉपिक से पूछे गए थे। ये सभी के सभी आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। इसके बाद वैसे तो सुर्खियों में था, देखिए, रिव्यू पिटिशन का जो टॉपिक था, ठीक है। रिव्यू पिटिशन यानी कि पुनर्विचार याचिका, ठीक है, या फिर इसको आई थिंक समीक्षा याचिका भी कहा जाता है। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ सवाल और भी उठ जाते हैं विच इंक्लूड्स द स्पेशल लीव पिटिशन कि ये क्या चीज़ है और क्यूरेटिव पिटिशन ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर समझेंगे रिव्यू पिटिशन क्या होता है, इसका डिफरेंस इसके साथ क्या होता है, एंड इसके साथ भी इसका डिफरेंस क्या होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जुड़ा हुआ एक और पिटिशन होता है जिसका नाम है मर्सी पिटिशन, माफ़ी याचिका। हालांकि उसको हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, बिकॉज टू बी वेरी प्रिसाइज मर्सी पिटिशन का जो लेना देना है वो जुडिशरी के साथ नहीं है, वो असल में एग्जीक्यूटिव के साथ आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्राम न्यायालय। इसको लेकर भी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। 2016 में जो क्वेश्चन आया था वो ग्राम न्यायालय से पूछा गया था। ऑल्सो जो मैंने आपको बताया 2013 में सवाल आया था वो असल में पूछा गया था स्पेशल लीव पिटिशन के टॉपिक से। इसके बाद अंत में हम बात करेंगे प्ली बार्गेनिंग को लेकर। और प्ली बार्गेनिंग का जो टॉपिक है ये अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है हमारे जुडिशियल सर्कल्स में, तो मुझे लगता है कभी भी इसको लेके सवाल पूछा जा सकता है। इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा, प्ली बार्गेनिंग को लेके पहले इनफैक्ट बहुत सारे लॉयर्स भी इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में भारत में प्ली बार्गेनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। इसीलिए इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 124, 136, 137, 141, 42, 43, 44, 45। तो ये वाले तो लाइन में हैं 41 से लेके 45 तक। उसके पहले 36, 37 लाइन में है और 124 है। अब देखिए 124 तो बड़ा सिंपल सा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आर्टिकल है। बेसिकली डील करता है विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो हमारा उच्चतम या फिर हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है आर्टिकल 124 के द्वारा। आर्टिकल 136 वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको लेके सवाल आ चुका है। और इस बार इनफैक्ट रिसेंटली जस्ट अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस सुना गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कि एक रेप
रेप एक्यूज से ये पूछा गया था कि क्या आप अपने विक्टिम के साथ शादी करना चाहते हैं, विल यू मैरी हर। आपने सुना होगा इस केस के बारे में। तो ये जो रेप एक्यूज की जो बेसिकली याचिका थी जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था, उसने असल में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन की याचिका दर्ज की थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है दर्ज किया था और उसके बाद इसकी सुनवाई यहाँ पर करी गई थी। तो ये होता है आर्टिकल नंबर 136। इसके बाद आर्टिकल नंबर 137 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो आर्टिकल नंबर 136 है ये बेसिकली रिव्यू पिटिशन का आर्टिकल होता है। जो आर्टिकल नंबर 137 है, सॉरी जो आर्टिकल नंबर 136 है ये SLP का आर्टिकल होता है, जिसको कि हम स्पेशल लीव पिटिशन बोलते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है विशेष अवकाश याचिका। अगर हम 137 की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को यानी कि अपने आदेश को या फिर अपने जजमेंट को बेसिकली रिव्यू कर सकता है। तो जो रिव्यू पिटिशन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास आती है वो बेसिकली आती है आर्टिकल नंबर 137 के अंदर से। आई होप ये दोनों के दोनों चीज़ें क्लियर हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, 136 इज SLP, 137 इज RP। इसके बाद 141 जो है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल दी कोर्ट्स। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। 142 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैंने आपको बताया 2019 में सवाल आया था, उसको इनफैक्ट मैं डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। जो 2019 में सवाल आया था, डायरेक्टली पूछा गया था कि 142 आर्टिकल में क्या चीज़ दी गई है। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन में पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। केवल, और आगे नहीं पढ़ूंगा, केवल ये वाला वर्ड जो है आपको याद होना चाहिए, यानी कि संपूर्ण न्याय। ठीक है, पूर्ण न्याय। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है, कोई भी ऐसा मुद्दा है, कोई भी ऐसा केस है जिसमें कि उनको लगता है संपूर्ण न्याय नहीं हुआ है, तो वो किसी भी तरह का यहाँ पे आदेश पास कर सकती है अगर वो यहाँ पे संपूर्ण न्याय के टारगेट को अचीव करना चाहती है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है, फिर भले वो पार्लियामेंट हो, फिर भले वो लेजिस्लेचर हो, फिर भले वो कोई भी क्यों ना हो। एनी डिक्री सो पास्ड और ऑर्डर सो मेड शैल बी एनफोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें इसके जो आर्टिकल के कई सारे और एडेंडम्स हैं जो कि ये बताते हैं कि बेसिकली यहाँ पर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं लगाई जा सकती है। आर्टिकल नंबर 143 की बात करें, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें आपको मालूम होगा दो तरह की जो है प्रोविजंस होते हैं, जिसमें कुछ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो कानून होते हैं और कुछ प्री इंडिपेंडेंस वाले कानून होते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड एक होते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने में आया था और उसके पहले के जो कानून हैं, दोनों को लेके जो है अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। आपने पढ़ी होंगी कि किस किस केस में सुप्रीम कोर्ट को राय देनी ज़रूरी है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट को राय देनी ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। आर्टिकल 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल भी उतना रेलिवेंट नहीं है, सिमिलर टू 141 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज 141 और 144 जो हैं ये बेसिकली प्रोसीजरल आर्टिकल्स हैं, तो उतने ज़्यादा काम के नहीं होते हैं। आर्टिकल नंबर 145 अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बेसिकली 145 जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट इज ऑथोराइज्ड टू मेक रूल्स एज टू द कंडीशंस टू विच द कोर्ट में रिव्यू एनी जजमेंट और ऑर्डर। अब इसको आपको पढ़ना है आर्टिकल नंबर 137 के साथ। तो 145 के साथ में अगर आप 137 पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि असल में 137 भी आरपी को ही डील करता है और 145 भी रिव्यू पिटिशन के साथ ही डील करता है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 145 137 को सपोर्ट करता है कि अगर कल को सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसने जजमेंट देने में कोई गलती कर दी है या मान लीजिए कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ है, तो उस केस में 145 के तहत अपनी ही जजमेंट को दोबारा से रिव्यू कर सकती है, उसका विश्लेषण कर सकती है और एक नई जजमेंट को पास कर सकती है। ये सारी की सारी शक्तियां जो हैं सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान के द्वारा दी गई हैं। यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, आगे वीडियो में और भी कई सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। इसका मैं जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आपने ऐसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट भी किया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को इंसर्ट करने का पर्पस साफ साफ था, वो दिखाना यही था कि क्वेश्चंस अब आर्टिकल्स के बारे में भी पूछे जाते हैं। With reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142.
इट कुड मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि 142 के अंदर जो ये प्रावधान दिया गया है इसका बेसिक मतलब क्या है। द डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइल डिस्चार्जिंग कैनॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। इन द इवेंट ऑफ grave financial crisis in the country, the president can declare financial emergency without the counsel from the cabinet. State legislatures cannot make laws on certain matters without the concurrence of state or union legislature। अब देखिए चारों की चारों जो ऑप्शंस हैं वो टोटली एक दूसरे के साथ संबंध नहीं खाती हैं, फिर भी आपसे सवाल पूछा गया है 142 के बारे में, और आपको जो मैंने आपको अभी अभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करी है उसके आधार पे इस क्वेश्चन का जवाब देना है। यूज़ दी कमेंट सेक्शन, आने वाले क्वेश्चंस का जवाब आपको दिया जाएगा, डोंट वरी, लेकिन इस क्वेश्चन का चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ। यू हैव टू यूज़ द कमेंट सेक्शन इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब देख लेते हैं जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये वाली चीज़ हाल ही में चर्चा में थी, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया था आधार का रिव्यू पिटिशन। देखिए आधार को लेके आपको मालूम होगा एक कानून पास करवाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि 2016 की बात है। याद कीजिए जो आधार का एक्ट था उसको बेसिकली एक्ट बनाने के लिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ मनी बिल, जबकि उस टाइम पे जो विपक्ष के नेता थे, जो विपक्ष की पार्टीज थी, वो ये बोल रहे थे कि इसको एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस करना गलत है, क्योंकि ये एक मनी बिल की जो प्रोविजंस होते हैं उसको कंप्लीटली पूरा नहीं करता है। और इस चीज़ को लेके एक रिव्यू चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और रिव्यू चलते चलाते आज 2021 तक भी पहुंच चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हुआ क्या था। बेसिकली 2018 में एक जजमेंट सामने आई थी जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अपहोल्ड किया था कि आधार वाले बिल को मनी बिल डिक्लेयर करना गलत नहीं था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस मनी बिल वाली की चीज़ के फेवर में थी। अब 2018 वाली जजमेंट का 2021 में रिव्यू चल रहा था, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू पिटिशन को बेसिकली डिसमिस कर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट इन अ मेजॉरिटी व्यू डिसमिस्ड अ सीरीज ऑफ पिटिशंस सीकिंग अ रिव्यू ऑफ द 2018 जजमेंट अपहोल्डिंग द लोकसभा स्पीकर्स सर्टिफिकेशन ऑफ आधार लॉ एज अ मनी बिल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिव्यू पिटिशन को समीक्षा याचिका या फिर पुनर्विचार याचिका भी कहा जाता है। रिव्यू पिटिशन की पावर कहाँ से आई, अभी अभी हम आपके साथ डिस्कस करके आए हैं। एक तो आर्टिकल 145 के अंडर आती है, और एक आर्टिकल 137 के अंडर भी सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू पिटिशन को दर्ज करने की या फिर एक्सेप्ट करने की पावर मिल जाती है। लेकिन इट इज़ द डिस्क्रिशनरी राइट ऑफ द कोर्ट एंड रिव्यू इज फाइल्ड इन द सेम कोर्ट, यानी कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट को पास कर दिया है, उसके बाद किसी इंसान को लगता है कि जी नहीं मैं इस जजमेंट से खुश नहीं हूं, तो वो अंडर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि जी मैं चाहता हूं आप मेरा रिव्यू पिटिशन को सुनिए। लेकिन वो कल को सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो उसके रिव्यू पिटिशन को सुनता है या नहीं सुनता है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, एंड दैट इज़ रिव्यू पिटिशन। मान लीजिए दो पार्टीज थी जिनका केस चल रहा था, ए और बी। अब जो ए पार्टी थी मान लीजिए वो कोई भी लॉयर है, ठीक है, और जो बी पार्टी है वो मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब लॉयर ने इस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस करा था। अब कल को जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट का जो केस है, इस केस में जो जजमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट के फेवर में सुना दिया है, उसके बाद उसका रिव्यू पिटिशन, क्या ये ज़रूरी है कि केवल इस लॉयर को ही फाइल करना पड़ेगा? तो जी नहीं, ये कोई थर्ड पार्टी भी आके फाइल कर सकती है। यानी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो अग्रीव्ड पर्सन है केवल वही रिव्यू पिटिशन को यहाँ पे फाइल कर सकता है। कोई भी जाके, अगर आपको लगता है जजमेंट गलत हुई है तो आप भी जाके रिव्यू पिटिशन को दर्ज कर सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। इसको लेके एक और चीज़, जजमेंट विल बी रिव्यूड बाय द सेम बेंच ऑफ जजेस। मान लीजिए 3 जजेस ने मिलकर जजमेंट दी थी, तो जजमेंट का रिव्यू भी वही 3 जो हैं जज दोबारा से करेंगे, कोई नए जज वहाँ पर नहीं आएंगे। नाउ ये तो आई एम श्योर आपने समझ लिया होगा कि रिव्यू पिटिशन क्या होता है। दूसरी चीज़ होती है स्पेशल लीव पिटिशन। इसके बारे में समझ लेते हैं। विशेष अवकाश याचिका, इसका क्या मतलब है? आर्टिकल नंबर 136 के तहत दिया गया है, ये भी आपको बता दिया है मैंने। सुप्रीम कोर्ट के पास अगेन यहाँ पर स्पेशल परमिशन होती है, पावर होती है टू ग्रांट स्पेशल परमिशन और लीव टू एन अग्रीव्ड पार्टी। अब इसको समझिए, मान लीजिए
आपने कोई केस फाइल किया है हाई कोर्ट में, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई केस फाइल किया है और आप वो केस हार चुके हैं। अगेन हम वही दो पार्टीज का एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, पार्टी नंबर ए और पार्टी नंबर बी। यहाँ पर जो ए पार्टी है वो लूज कर चुकी है अपना केस। अब ए पार्टी को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और इसीलिए मैं इस चीज़ को लेकर, देखिए ये फर्क है दोनों केसेस में, एक होता है अपील, एक होती है स्पेशल लीव पिटिशन, ठीक है। अपील अलग चीज़ होती है, स्पेशल लीव पिटिशन अलग चीज़ होती है। मान लीजिए बी पार्टी के फेवर में हाई कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया है, तो उस केस में जो ए पार्टी वाला बंदा है जो यहाँ पे लूज कर चुका है, वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जाके उसने स्पेशल लीव पिटिशन दर्ज करी है अंडर आर्टिकल 136। अगेन डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं करती है। टू अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड इन एनी ऑफ द लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया, एन अग्रीव्ड पार्टी कैन अपील टू हायर अथॉरिटीज अगेंस्ट एनी जजमेंट पास, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए कि अगर कोई मान लीजिए कोई छोटा न्यायालय है, ठीक है, कोई उच्च न्यायालय भी है, मान लीजिए अगर हाई कोर्ट भी है तब भी सुप्रीम कोर्ट वो जा सकता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के ऊपर आता है। कोई अधिकरण भी है भारत का, तो उस केस में भी SLP वाला प्रावधान लागू हो सकता है। किस केस में लागू नहीं होता है? केवल अगर मान लीजिए जजमेंट जो है वो दी गई है आर्म्ड फोर्सेस के किसी अधिकरण के द्वारा, ठीक है। अगर हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो अधिकरण बनाए गए हैं उनके द्वारा कोई जजमेंट दी गई है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास ये वाली पावर लागू नहीं होती है। और ये केवल दिस इज द ओनली एक्सक्लूजन विच इज गिवन इन क्लॉज नंबर 2 ऑफ आर्टिकल नंबर 136। याद रखिएगा, इतनी ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगेन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि जो RP है वो क्या होता है, SLP क्या होता है। जो रिसेंटली केस हुआ था जिसमें कि सुनवाई करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, विल यू मैरी हर वाला जो केस था, वहाँ पर असल में जो अग्रीव्ड पर्सन था उसने SLP को यहाँ पर फाइल किया था, बिकॉज बॉम्बे हाई कोर्ट के किसी बेंच ने उसको यहाँ पर जो है दोषी ठहराया था और उसको लगा था कि मेरे को यहाँ पर जो है माफ़ी मिल सकती है, तो इसीलिए उसने SLP को फाइल किया था। अब एक और याचिका बच जाती है, दैट इज उपचारात्मक याचिका, यानी कि क्यूरेटिव पिटिशन। देखिए कोई बीमारी होती है उसको क्योर करना होता है, तो यहाँ पर उसी तरीके से एक क्यूरेटिव पिटिशन बनाया गया था। लेकिन इसकी खास बात आपको बताना चाहता हूँ, क्यूरेटिव पिटिशन का जिक्र कहीं पर भी संविधान में नहीं किया गया है। इनफैक्ट केवल संविधान में ही नहीं, किसी भी कानून में नहीं किया गया है। ये बेसिकली एक इन्वेंशन है जो कि बनाई गई है। और ये इन्वेंशन क्यों बनाई गई है, इसके पीछे का पर्पस बड़ा सिंपल है। हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो न्यायपालिका है, जो हमारे न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो बेसिकली ये नहीं चाहते कि भारत में कभी भी ऐसा हो कि न्याय को लेके किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध हो जाए। गलती से भी अगर मान लीजिए हो गया है, मान लीजिए कोई जजमेंट दे दी गई है, कल को उस जजमेंट में कुछ नए सबूत सामने आते हैं, कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं, तो ऑब्वियसली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे न्यायपालिका की कि उस जजमेंट को अब रिवर्स किया जाए, उस पर्टिकुलर चीज़ को अब बदला जाए। तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को इन्वेंट किया गया था क्यूरेटिव पिटिशन, ठीक है। इट मे बी फाइल्ड आफ्टर अ रिव्यू प्ली अगेंस्ट द फाइनल कन्विक्शन इज डिसमिस्ड। अब देखिए, मान लीजिए अगेन हम दो पार्टीज का एग्जांपल से लेते हैं, ए और बी। ए और बी ने पहले जो केस फाइल किया था, हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। ए इंसान जो है वो लूज कर चुका है ड्यू टू सम रीजन। इसके बाद ए इंसान चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाके इसने क्या किया, इसने सबसे पहले फाइल कर दी SLP। SLP जब इसने फाइल करी सुप्रीम कोर्ट ने तब भी इसको दोषी ठहरा दिया कि जी आप यहाँ पे लूज कर चुके हैं। अगेन यहाँ पर क्या हुआ, ए वाला जो इंसान है वो अभी भी लूजर है। इसके बाद इसने फिर से क्या सोचा कि जी मैं तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन फाइल कर देता हूं। अब रिव्यू पिटिशन फाइल करने के बाद ये फिर से सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये वाला इंसान आज भी लूजर ही है, ठीक है, यानी कि ये आज भी केस हारेगा ही हारेगा। इसके बाद मान लीजिए ये पूरी की पूरी कहानी में आप भी जानते हैं लगभग 5-10 साल लगना कोई बड़ी बात नहीं है। अब 10 साल के बाद कुछ नई चीज़ सामने आ जाती है। इसके बाद अब मान लीजिए यहाँ पर इस इंसान ने रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं भी किया, उसके बाद इसने रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं भी किया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हमने इस पर्टिकुलर केस में न्याय के साथ किसी प्रकार का अपराध किया है, तो हम एक क्यूरेटिव पिटिशन को जारी कर सकते हैं।
ठीक है। ये इंसान चाहे तो खुद भी जारी करवा सकता है, इसका लॉयर भी इसके लिए जारी करवा सकता है, कोई तीसरा इंसान भी इसके लिए इसको जारी करवा सकता है। ये चीज़ क्यूरेटिव पिटिशन में दी गई है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ जान लीजिए, जो क्यूरेटिव पिटिशन की सुनवाइयाँ होती हैं ये अक्सर चेंबर के अंदर होती हैं, यानी कि ये ओपन सुनवाइयाँ नहीं होती जब तक कि उसको लेकर कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ना दी जाए। इसकी जो ओपन सुनवाइयाँ जानबूझ के इसलिए नहीं होती बिकॉज कहीं ना कहीं एक ऐसा मान लीजिए इट कैन बिकम एम्बैरेसिंग फॉर दी सुप्रीम कोर्ट और फॉर द सच हाई कोर्ट्स कि भाई आपने पहले सुनवाई करी, आपने फैसला सुनाया और आज आप अपने फैसले को बदल रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें क्लोज्ड चेंबर्स में होती हैं, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स होती हैं, ठीक है। और अगर उनको लगता है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को वो रिव्यू भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तीनों के तीनों पिटिशन्स के बारे में जानकारी होनी बहुत ही अनिवार्य है। मर्सी पिटिशन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वो आपको जो है इसके साथ संबंध नहीं रखता है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द ग्राम न्यायालयज एक्ट। ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है। इसको लेके बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा गया था 2016 में, ठीक है। हमने थोड़ा सवाल को चेंज किया है। आपको पूछा गया है कि इनमें से करेक्ट कौन से हैं। द ग्राम न्यायालयज शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर एवरी पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल और अ ग्रुप ऑफ कंटिग्यूअस पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल इन अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो एक जिले में ग्राम न्यायालय को एस्टैब्लिश करना होगा फॉर एवरी पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, या फिर ग्रुप ऑफ पंचायत हो सकती हैं उनके लिए एस्टैब्लिश करना होगा। 3 लेवल्स होते हैं, आपको मालूम होगा। एक आपका जिला का लेवल होता है, फिर आपका ब्लॉक का लेवल होता है और उसके बाद आपका ग्राम का लेवल होता है, ठीक है। ग्राम न्यायालयज आर बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है यहाँ पे, बिकॉज ग्राम न्यायालयज जो हैं ये आपको एस्टैब्लिश करनी ज़रूरी है इंटरमीडिएट लेवल पे, ये प्रावधान दिया गया है। उसके बाद जो 1872 वाला हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के रूल्स के साथ ग्राम न्यायालयज बाउंड नहीं होती हैं, क्योंकि ग्राम न्यायालयज असल में काम करती हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के आधार पे काम करती हैं। द सेम प्रिंसिपल जिसके ऊपर हमारे ट्राइब्यूनल्स या फिर हमारे अधिकरण काम करते हैं। याद रखने वाली बात है, सेकंड स्टेटमेंट इसी के चलते आपका हो जाएगा फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू, हेंस योर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। जान लेते हैं इसके बारे में जानकारी। देखिए यहाँ पर ये चर्चा में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे स्टेट्स को ये कहा था कि आपने अभी तक ग्राम न्यायालय क्यों नहीं बनाए हैं, तो उन्होंने यहाँ पर एक आदेश दिया था और ये चीज़ को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत सुप्रीम कोर्ट ने किया, जबकि ये काम एग्जीक्यूटिव का है, लेकिन ये वाला काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आपको ग्राम न्यायालय को एस्टैब्लिश करना ही होगा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। असल में ग्राम न्यायालय को एस्टैब्लिश करने का जो कानून था ये पास किया गया था 2008 में। आप समझ सकते हैं इसके पीछे का कारण क्या था कि हम ये चाहते हैं कि जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग बेसिकली विलेजेस में रहते हैं, उनको किस तरीके से हम जस्टिस को ईजी एक्सेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो स्पीडी एंड ईजी एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, ये एक्ट जो है ये लागू होने में आया था 2 अक्टूबर 2009 को। और इसी एक्ट के तहत आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे आपको पंचायतों को बनाना पड़ता है ना। हुआ क्या, रियलिटी क्या हुई? रियलिटी ये हुई कि देखिए आज लगभग 12-13 साल हो चुके हैं, लेकिन केवल और केवल 11 स्टेट्स ने ही कुछ कुछ कदम उठाए हैं इन ग्राम न्यायालय को स्थापित करने के लिए। अब यहाँ पर जो माना जा रहा था कि शायद हम 2500 ग्राम न्यायालय को बनाएंगे, लेकिन आज की डेट में इन 11 स्टेट्स के अंदर भी मात्र 208 ग्राम न्यायालय हैं जो कि एस्टैब्लिश हुए हैं। तो लेस देन 10% ग्राम न्यायालय हैं जो कि भारत में कामकाज कर रहे हैं। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ की नोटिफिकेशन दी। और खुद समझ सकते हैं कि जब तक ग्राम न्यायालय स्थापित नहीं होंगे तब तक जो हमारा जुडिशियल पेंडेंसी है वो जल्दी से जल्दी काबू में नहीं आएगा। ये कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये फैक्ट्स उतने रेलेवेंट नहीं हैं क्योंकि ये पर्टिकुलरली तेलंगाना के साथ डील करते हैं, लेकिन आपको आइडिया समझना होगा कि ग्राम न्यायालय क्यों यहाँ पर बनाए गए थे और कितनी स्टेट्स ने इसको आज तक बनाया है, ठीक है। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो ग्राम न्यायालय में बेसिकली जुडिशियल अफसर्स तैनात किए जाते हैं और ये वही सैलरी ड्रॉ करेंगे जो कि किसी भी हाई कोर्ट में एक फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट सैलरी ड्रॉ करता है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि यहाँ का न्याय अधिकारी होगा, इट विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ये वाला जो पॉइंट है इसको लेकर 2016 में सवाल पूछा गया था कि इसको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा।
इसकी पावर की बात करें तो दोनों तरह की पावर्स इसके पास होती हैं, यानी कि ये यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस के साथ भी जो है केसेस सुन सकता है और सिविल केसेस भी ये वाली कोर्ट्स सुन सकती हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इट कैन डील विद द केसेस वेयर ऑफेंसेस आर नॉट पनिशेबल विद डेथ, यानी कि जिस केस में आपको सजाए मौत की सज़ा नहीं होती है उसको आप सुन सकते हैं, या फिर अगर आपको जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उस केस नहीं है तो उस केस में आप केस को सुन सकते हैं, या फिर मान लीजिए और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, तो उस केस में भी जो है आप केस को नहीं सुन सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं जस्ट टू बी वेरी वेरी क्लियर कि यदि जो सज़ा है किसी केस में वो 2 साल से अधिक है, या वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या वो डेथ पेनल्टी है, उस केस में जो है आप केसेस को नहीं सुन सकते हैं। इसके अलावा आप सभी केसेस को सुन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि दिस पर्टिकुलर ग्राम न्यायालय इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर काम नहीं करते हैं। जो हमारी अदरवाइज कोर्ट्स होती हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, और ये लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते भी होंगे, बेसिकली आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो लॉ ऑप्शनल के बच्चे हैं या फिर जो लॉ बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको मालूम होगा कि दिस इज़ द बेसिक बेडरॉक ऑफ एनी जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। लेकिन ये ग्राम न्यायालय के केस में और ट्राइब्यूनल्स के केस में चीज़ लागू नहीं होती है। ठीक है, इसमें अपील्स भी होती हैं। अगेन बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि ये दोनों के दोनों केसेस को सुन सकता है, कौन से जस्टिस के ऊपर काम करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, कब इसको बनवाया गया था, कहाँ कहाँ पर बनाना ज़रूरी है, आजकल देश में बेसिकली कितने ग्राम न्यायालय फंक्शन कर रहे हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ प्ली बार्गेनिंग। ये टॉपिक मैंने आपको बताया था कि ये अभी तक जो है चर्चा में नहीं रहा था। भारत में अभी तक प्ली बार्गेनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनयूज्ड, मैं कहूँगा बहुत ही कम यूज्ड एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल हो ही नहीं रहा था। ये चर्चा में इसलिए आया था बिकॉज कई सारे जो तबलीगी जमात के मेंबर्स थे, आपने सुना होगा तबलीगी जमात जो है शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था जब कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुई थी। तो यहाँ पर कई सारे जो इसके सदस्य थे इन्होंने भारत से बेसिकली अपनी रिलीज़ के लिए, ठीक है, अपनी रिहाई के लिए इस प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल किया था, और इसी चीज़ का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई 2020 की ये खबर है, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है, और ऑब्वियसली हमारे सबसे बेहतरीन न्यूज़पेपर द हिंदू ने इसको कवर किया है, तो हम भी इसको कवर करेंगे। होता क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको थोड़ा समझने में तकलीफ होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए अगेन हम वही 2 पार्टीज़ के केस से समझते हैं। ए और बी पार्टी यहाँ पर आपस में बेसिकली कोर्ट में भिड़ रहे हैं। ठीक है, अब ए पार्टी ने बी पार्टी के ऊपर कुछ आरोप लगाए, तो जो ए पार्टी है वो बेसिकली क्या है, वो प्रोसिक्यूटर है, और बी पार्टी क्या है, वो डिफेंस में है। इतनी बात क्लियर है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस वाली बात तो क्लियर है। ए पार्टी ने इसके ऊपर दोष जो है आरोप लगाए, तो ये यहाँ पर ए पार्टी के अनुसार ये जो है दोषी है, ये जो बी पार्टी वाला ये दोषी है, ठीक है, जो कि डिफेंस में खड़ा हुआ है, और ए पार्टी प्रोसिक्यूटर है। अब हुआ क्या, मान लीजिए यहां पर कोई हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट ने ए पार्टी की बात को सुन लिया, बी पार्टी की बात को सुन लिया, और हाई कोर्ट ने यहां पर निर्णय लिया कि बी पार्टी गलत है। बी पार्टी के ऊपर लगाए जो गए आरोप हैं उसके चलते हाई कोर्ट ने बी पार्टी को दोषी भी करार दे दिया है। अब क्या होगा, अगला स्टेप समझ लेते हैं। अब जब बी पार्टी को दोषी करार दे दिया गया तो उस केस में क्या होगा कि हाई कोर्ट कुछ सज़ा सुनाएगी, बिल्कुल सुनाएगी। मान लीजिए हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि जी आपके ऊपर 5 साल की आपको सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा ना, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। ए पार्टी ने जब बेसिकली बी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए थे तो उसने 3-4 आरोप लगाए थे, 1, 2, 3 और 4 आरोप लगाए थे। मान लीजिए उसने 4 आरोप यहाँ पर लगाए थे। अब बी पार्टी का इंसान ये बोलता है कि जी मैं यहाँ पर इन 4 आरोपों को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं 2 आरोपों को मानता हूँ। ऑब्वियसली कोई खुद से तो कन्फेस नहीं करता है कोर्ट में जाकर, ठीक है। बी पार्टी के लोग बोलते हैं कि जी मैं 4 आरोपों को नहीं मानता हूँ, मैं 2 आरोपों को मानता हूँ, वो भी मैं तभी मानूंगा अगर आप ये 5 साल वाली सज़ा को 2 साल कर देते हैं तो। बेसिकली बी पार्टी का जो इंसान है वो यहाँ पे नेगोशिएट कर रहा है। वो नेगोशिएट कर रहा है किसके साथ, वो इसके साथ भी नेगोशिएट कर रहा है और वो इसके साथ भी नेगोशिएट कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये डिपेंड करता है ए पार्टी के ऊपर और हाई कोर्ट के ऊपर कि क्या वो इस नेगोशिएट को मानते हैं या नहीं मानते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन
charged with a criminal offense negotiating with the prosecution for a lesser punishment than what is provided in law by pleading guilty to a less serious offense। इसने ये कहा कि जी मैं फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा एक्सट्रीम केस ले लेते हैं। एक केस हुआ है मान लीजिए रेप एंड मर्डर का, ठीक है, तो यहाँ पर इंसान बोलता है कि जी हाँ रेप तो मैंने किया था लेकिन उसकी जान मैंने नहीं ली थी, मर्डर मैंने नहीं किया था। और सुन लीजिए, मान लीजिए केस हुआ है चोरी का, थेफ्ट का, लेकिन जो ए पार्टी है उसने आरोप लगाया था कि केवल चोरी नहीं हुई थी, स्नैचिंग भी हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए अगर आप कानून को पढ़ते हैं, थेफ्ट और स्नैचिंग में बहुत फ़र्क है। चोरी के ऊपर जो सज़ा मिलती है वो बहुत कम मिलती है, स्नैचिंग के केस में सज़ा बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ए पार्टी बोलती है थेफ्ट हुआ था और थेफ्ट जानबूझ के किया था। मान लीजिए आपने किसी इंसान ने किसी महिला के गले में से जो सोने की चेन है उसको खींच के निकाला, ठीक है, तो चोरी भी हुई और स्नैचिंग हुई, यानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती भी हुई थी। तो दोनों केसेस हैं। बी पार्टी वाला इंसान बोलता है जी हाँ मैंने चोरी करी थी लेकिन मैंने स्नैचिंग नहीं करी थी, यानी कि मैंने उस महिला के गले में से उस चेन को खींचा नहीं था, लेकिन मैं आपकी सज़ा भी सुन लूँगा और आपकी सज़ा को मान भी लूँगा, लेकिन 5 साल नहीं लूँगा, 2 साल की सज़ा ही मैं यहाँ पर मानूंगा। इसको कहा जाता है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग का सबसे पहला कदम जानते हैं क्या है? पहला कदम ये है कि बी इंसान यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा अपनी गलती। अगर बी इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो प्ली बार्गेनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसी चीज़ के चलते ये वाली जो चीज़ है ये भारत में असल में बहुत लंबे समय के बाद आई थी। आज की डेट में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अगर आप यूएसए की बात करें, अगर आप यूके की बात करें, वहाँ पर ये बहुत ही कॉमन है। दूसरी चीज़, द प्ली बार्गेनिंग प्रोसेस कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय द एक्यूज्ड यानी कि जो बेसिकली डिफेंडेंट है वही यहाँ पे इसको इनिशिएट कर सकता है। ये इंसान नहीं बोल सकता, ये जो प्रोसिक्यूटर है ये नहीं बोल सकता कि मैं इसको कम सज़ा दे दूंगा, मैं इसको कम सज़ा देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, या फिर अगर ये इंसान इतना मान जाए कि इसने 2 ऑफेंस तो कर ही करे थे, तो ये प्रोसेस वो इनिशिएट नहीं कर सकता। इनिशिएट करने वाला जो प्रोसेस है वो एक्यूज के द्वारा ही किया जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है भारत में 2006 के पहले तो लागू नहीं होता था क्योंकि हमारे कानून का हिस्सा ही नहीं था, लेकिन 2006 में एक संशोधन किया गया था सीआरपीसी के अंदर, जिसके चलते इस चीज़ की इंट्रोडक्शन हमारे सीआरपीसी में करवा दी गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया और क्योंकि मैं खुद भी इस प्रोसेस से गुजरा हूँ अपनी जॉब के दौरान, तो मैंने यहाँ पर देखा है कि प्ली बार्गेनिंग बहुत ही ज़्यादा जो है अनयूज्ड एक प्रोविज़न है, इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और ये बहुत शॉकिंग बात है कि इवन लॉयर्स इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। There has always been a provision in the CRPC for an accused to plead guilty instead of claiming the right to a full trial but not for plea bargaining। जैसे ही देखिए वर्ड बार्गेनिंग आ गया, बार्गेनिंग आप किसके साथ करते हैं? दुकानदार के साथ करते हैं कि चलिए मैं ये ले लेता हूँ, इतने दाम में दे दीजिए, तो बेसिकली वो नेगोशिएशन वहीं पे आ जाती है। जहाँ पर बार्गेनिंग आ गया वहाँ पर नेगोशिएशन का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। केसेस किस किस केस में ये अलाउड है? ऑब्वियसली कुछ केसेस में अलाउड नहीं है। मैंने आपको बता दिया था रेप एंड मर्डर वाला केस, लेकिन वो केस में ये एक्चुअली लागू नहीं होता है, वो केवल आपको उदाहरण के तौर पे दिया गया था, तो डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। लेकिन आपको समझना होगा इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दोज विच इन्वॉल्व ऑफेंसेज अफेक्टिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो अगर कोई बहुत बड़ा केस है, मान लीजिए, अगेन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कल को कोई बहुत ही एक ऐसा बड़ा इंसान है जिसने बहुत बड़ा आर्थिक कोई घपला किया है, तो उसके केस में ये लागू नहीं होगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी वुमेन या चाइल्ड के खिलाफ कोई ऐसा कोई क्राइम कनेक्ट किया गया है बिलो द एज ऑफ 14 अगर बच्चा है, तो उस केस में भी ये वाला जो प्ली बार्गेनिंग है वो लागू नहीं हो सकता है। उस केस में ओनली समवन who has been charge sheeted for an offence that does not attract the death sentence, life sentence or a prison term above 7 years can make use of a chapter under चैप्टर 21A। यानी कि अगर आपकी सज़ा 7 साल से कम है, अगर आपके ऊपर डेथ पेनल्टी नहीं लगाई गई है, अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी गई है, उसी केस में प्ली बार्गेनिंग हो सकती है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में प्ली बार्गेनिंग नहीं होती है, क्योंकि अगर हर केस में प्ली बार्गेनिंग होने लग जाए तो आप खुद समझदार हैं, फिर तो न्यायपालिका की पूरी प्रणाली का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हर इंसान इसको जो है बार्गेनिंग करने लग जाएगा, राइट। तो कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं जो कि आपके सामने हैं कि किन किन केसेस में प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होती है। आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी। आखिरी टॉपिक की बात कर लेते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि यहाँ पर
न्यायालय का अवमानना, ये वाला जो किस्सा है बहुत सुर्खियों में रहा है, आप सभी जानते हैं क्यों रहा है। दो बहुत ही फेमस लॉयर्स हैं भारत के जो कि इसको चलते सुर्खियों में रहे। सबसे पहला जो नाम है वो आपने सुना होगा प्रशांत भूषण का, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे इसके चलते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, जिन्होंने फाइनली यहाँ पर ₹1 का चालान भरा था और उसके बाद उनको यहाँ पे इस पर्टिकुलर आरोप से बरी किया गया था। सेकंड इंसान जो कि थोड़े से कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये वाला जो इंसान है ये काफ़ी फेमस है गुजरात की हाई कोर्ट में, यतिन ओझा। इसके ऊपर भी बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो केसेस हैं ये बहुत सुर्खियों में रहे थे और इसीलिए हम इस केस की डिस्कशन कर रहे हैं। जान लेते हैं क्या है विद रेफरेंस टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन केवल और केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। हम यहाँ पे कोई भी और ज़्यादा केस की डिस्कशन नहीं करेंगे। करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड करी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ही एक्ट में, तो ये संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। ओनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये चीज़ भी बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट के पास भी पावर है टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो गए हैं, आपका आंसर हो गया है नीदर वन नॉट टू। जान लेते हैं क्या है। देखिए आपके सामने है प्रशांत भूषण हेल्ड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट फॉर ट्वीट्स अगेंस्ट सीजेआई। अगेन ये चीज़ें हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिभाषा वगैरह इंपॉर्टेंट है, किस केस में लागू होता है, क्या इसकी जो है एक्सेप्शंस हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कमेंट मेड ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, होता क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती क्या है, किसी भी न्यायालय की अवमानना क्या होती है। यानी कि अगर आप मान लीजिए आपने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते कोर्ट को ये लगता है कि आपने कोर्ट के प्रति डिसरिस्पेक्ट शो करी है, कोर्ट की डिग्निटी को या फिर कोर्ट की अथॉरिटी के प्रति आपने डिसरिस्पेक्ट शो करी है, उस केस में बेसिकली आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लगाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नोट इज कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप है इसको सुओ मोटो भी लगाया जा सकता है। यानी कि कोर्ट यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट के पास आके कोई बोले कि देखिए जी ये इंसान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, आप इसके खिलाफ सुनवाई शुरू कीजिए। जी नहीं, कोर्ट खुद से भी अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट खुद से भी उस इंसान के खिलाफ इस पर्टिकुलर केस को शुरू कर सकती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोविजन बड़ा सिंपल है, वो यही है कि कोर्ट ये चाहती है कि उसकी जो पब्लिक इमेज है, उसकी जो छवि है वो खराब ना हो, ठीक है, उसका जो अथॉरिटी है वो यहाँ पे लोअर ना हो, और लोगों के बीच में बेसिकली जो मेक द पब्लिक लूज फेथ इन इट्स इम्पार्शियलिटी, यानी कि किसी भी तरह का कोई ऐसा अटैक होता है जिसके थ्रू कोर्ट को लगता है कि उसके जो पब्लिक में उसका विश्वास है वो कम हो सकता है, तो कोर्ट ऐसे केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज खड़ा कर सकती है। आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, याद होने चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली दोनों को ये पावर्स दी गई हैं। 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 215 के तहत आपका उच्च न्यायालय को पावर्स दी गई हैं कि आप किसी भी इंसान को पनिश कर सकते हैं फॉर देयर कंटेम्प्ट। यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एक और भी है, आर्टिकल 19 जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसमें आपको मालूम होगा 19 क्लॉज 1 है और 19 क्लॉज 2 है। जो इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं 19 क्लॉज 2 में, वो बेसिकली ये बोलती हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उस केस में भी आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और उन रिस्ट्रिक्शंस का हिस्सा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी कि कल को आप किसी भी न्यायालय का जाके अवमानना नहीं कर सकते हैं, भले आपको हमने बोलने का अधिकार दिया है आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के द्वारा दी गई है, और यहाँ पर दो तरह का कंटेम्प्ट दिया गया है, सिविल कॉन्टेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। जो सिविल कॉन्टेम्प्ट है बेसिकली वो क्या होता है, अगर आप जानबूझ के किसी कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर को, जजमेंट को, डिक्री को नहीं मान रहे हैं, यानी कि विलफुल डिसओबीडियंस कर रहे हैं, और अदर प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट। आपने बेसिकली एक अंडरटेकिंग दे दी थी, मान लीजिए एक केस हुआ, केस के बाद कोर्ट ने आपसे अंडरटेकिंग मांगी, आपने अंडरटेकिंग दे दी, लेकिन आप उस अंडरटेकिंग को बेसिकली यहाँ पर नहीं फुलफिल कर रहे हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिविल कॉन्टेम्प्ट। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस होता है, ठीक है। यानी कि आप किसी भी चीज़ से आप बोलकर, ठीक है, वर्ड्स स्पोकन या रिटन लिख कर, या फिर किसी साइन के थ्रू, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से अगर आपके एक्शंस
कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करते हैं, स्कैंडलाइज करते हैं, प्रेजुडाइज करते हैं या फिर दखल अंदाजी देते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग के साथ, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपके ऊपर क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का केस भी लागू हो सकता है। ये बेसिकली प्रावधान है जो कि आपको समझने हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और केवल इतना ही समझना है। इसके अलावा आपसे यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, केवल बेसिक्स ही आपसे पूछे जाएंगे। इतने भी क्लियर हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करने वाला हूँ। अगली वीडियो में हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, जुडिशरी के ही कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ कवर करना चाहता हूँ। आई एम ट्राइंग टू कीप द वीडियोज़ शॉर्ट सो दैट आप इसको आसानी से देख सकें, ठीक है। जाते जाते आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी सीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स। यदि अब तक आपने इसको नहीं कंसिडर किया है तो आप काफ़ी चीज़ें लूज आउट कर रहे हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आप घर बैठकर अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसमें आपके लिए डेली लाइव क्लासेस पेश की जाती हैं और आपके लिए लाइव टेस्ट और क्विजेस भी पेश किए जाते हैं अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर जीएस कोर्स, ठीक है, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है। 2 तरह के कोर्सेज हैं आपके लिए। पहला कोर्स है प्लस कोर्स, दूसरा कोर्स है आइकॉनिक कोर्स। यदि आपको लगता है कि आपको पर्सनल मेंटरिंग की आवश्यकता है, यू मस्ट गो फॉर द आइकॉनिक कोर्स। दोनों के दाम यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप इस दाम पे 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनी यूपीएससी कोड आपको इस्तेमाल करना है, जिसके चलते आप ये वाला प्राइस में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, राइट। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विच इंक्लूड्स एसएससी हुआ या बैंकिंग हुआ या रेलवेज हुआ या फिर स्टेट पीसीएस हुआ, तब भी अनअकैडमी आपके लिए कई सारे कोर्सेज लेकर आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों में अवेलेबल हैं। तब भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये वाला कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर प्राइस में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।